देखो, orange light of wavelength 6600 angstrom traveling in air gets refracted into water. If speed of light in air is 3 into 10 raised to the power 8, then and refractive index of water is 4 by 3, then find, it is 4 by 3. Okay, find frequency of light in air. तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, वहीं से फॉर्मूला का आइडिया लगता है। सो देखो, ऑरेंज लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 6600 एमस्ट्रॉन्ग। सो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, जिसकी वैल्यू है 6600 एमस्ट्रॉन्ग। अगर हमें एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 10 रेज टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद हमें और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की स्पीड एयर में गिवन है, दैट हमें सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गिवन है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन है, 4/3। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपैरेटिवली निकालते हैं, तो वाटर का गिवन है, किसी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको एयर मान के चलोगे कि एयर के रेस्पेक्ट में इसका 4/3। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बतानी है एयर के अंदर। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए बेसिकली लाइट की एयर के अंदर, है ना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी अपॉन लेमडा होता है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, देखो सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 6600 इंटू 10 की पावर -10। थोड़ा सॉल्व करते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 टू द 6, 3 टू द 6 एंड 00, 10 की पावर -11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 11 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 2200। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 की पावर 17, और आई कैन राइट इट 1000 इंटू 10 की पावर 16। जिससे ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे मैं थोड़ा कैंसिल आउट कर पाऊँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 10 बचा है। सो एक काम करता ना, 4 zeros ले लेता हूँ। सो 10 की पावर 4 को अलग कर दिया और 10 की पावर 15 को अलग कर दिया मैंने, जिससे मैं अब इसको कैंसिल आउट इजीली कर पाऊँ। तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट गए, ऊपर बचेगा 100 और डिनोमिनेटर में कितना बचा है 22। इसको कैंसिल आउट कर लो 2 से, फिर 11 से कर लो, 11 4 44, देन 6 बचेगा, 6 0 60, 11 5 55, 11 4.6 बचेगा ना, 11 5 55 एंड देन 5 बचेगा, 11 4 44। So it is coming out approximately equal to 4.54 into 10 raised to the power 15। अब ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली आ रही है ना आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है। सो इट विल बी इन हर्ट्स ओनली। तो बताओ ये आपको ये चीज समझ में आई है, फॉर्मूला कैसे आया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, एंड सी की वैल्यू गिवन है, लेमडा गिवन है, एंड देन कैंसिल आउट करके लास्ट में फ्रीक्वेंसी आप किस यूनिट में डालोगे, हर्ट्स के अंदर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द फर्स्ट पार्ट। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा फास्ट मैं बोल रहा हूँ, सो आई कैन जस्ट स्लो अ लिटिल में। लाइट की स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, अब आपको पता है, आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो ऊपर आ जाएगा एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर के अंदर उसको हम किस से दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। सो ऊपर है सी और नीचे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है एयर के रिस्पेक्ट में, 4/3, तो इसकी वैल्यू 4/3 है, इज इक्वल टू, अब देखो सी चाहिए, सी हमें गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर, ये हमें मिल जाएगी वीडब्ल्यू। सो वीडब्ल्यू को लेफ्ट हैंड साइड भेजो एंड देन 3 को मल्टीप्लाई में भेजो, तो 3 इंटू 3 ये तो 9 हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और ये 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। सो 4 2 8, बचेगा 10, फिर 4 2 8 चलेगा एंड देन 2.25 आ जाएगा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। यूनिट क्या रहेगी इसकी, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड। आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट आपको बताता हूं मैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। आपको वेवलेंथ चाहिए लाइट की वाटर के अंदर, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर।
सो आप बताओ वेवलेंथ किस फॉर्मूले में आता है? फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में हमारे पास वेवलेंथ आता है ना। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता है? वेवलेंथ आता है। ठीक है। सो अगर हमें वेवलेंथ चाहिए बेसिकली, तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। एफ इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। अब बेसिकली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कितनी आई थी? देखो फर्स्ट वाले पार्ट में 4.54 इंटू 10 की पावर 15। सो ये 4.54 इंटू 10 की पावर 15 हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब हमें वेवलेंथ चाहिए लाइट की वाटर के अंदर ना। सो हमें जो स्पीड रखनी पड़ेगी ऊपर, वो बेसिकली सी की रखेंगे कि हमारे पास वी की रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। यहाँ पे हम रखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि आप वेवलेंथ आपको चाहिए वाटर की ना, बेसिकली लाइट की चाहिए वाटर के अंदर। तो स्पीड रखोगे वाटर वाली एंड फ्रीक्वेंसी को एफ रखोगे। सो क्या करते हैं, सारी वैल्यूज डाल देते हैं। जरा देखो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 4.54 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाटर कितनी निकाली आपने? जस्ट आपने निकाली अभी 2.25 इंटू 10⁻⁸ एंड वेवलेंथ कितनी है लाइट की वाटर के अंदर? वो लैम्डा डब्ल्यू हो गया। लैम्डा डब्ल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ एंड 4.54 को डिनोमिनेटर में ले आओ। बोलो। हाँ जी, कहीं छूट तो नहीं गया हमारा 10⁻⁻? यस यस, हाँ 10 की पावर 15 है यार ये तो। सॉरी, 4.54 इंटू 10⁻15 है, सॉरी 10 की पावर 15। अब कैंसिल आउट कर देते हैं ना इसको। सो 10 की 8 पावर है, 10 की पावर 15 है, तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी। और 8 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा -7। सो ये आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 4.54। और 4.54 को 2.25 से डिवाइड करना है। सो कहाँ डिवाइड करे, कहाँ डिवाइड करे, एक काम करता हूँ यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। 4.54 को डिवाइड करना है 2.25 से। सो डेसिमल को तो हटा ही दो, दो दो डिजिट बाय डेसिमल आपके। देन डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा दो। तो 4 ये 45 के आसपास है, 225 के आसपास है। 2250 6 टाइम चलाओगे तो नहीं जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा मेरे ख्याल से। 5 4 20, 5 5 25 और 2 27, 5 4 20 एंड 2 22। ठीक है, इनको चेक कर लेते एक बार। 5 4 20, 20, 5 5 25, 25 और 2 27। यस। वो मैंने इसलिए ऐड करा ना जिससे मैं आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा ना। बेसिकली 225 छोटा नंबर है, 454 बड़ा नंबर है। जब कैंसिल आउट करोगे तो 0 पॉइंट में आएगा ना आंसर, है ना। तो बेसिकली आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो देखो 454 को 5 टाइम्स कर रहे हैं तो 2270 आ रहा है, पर यहाँ लिखा है 2250। तो लगभग ये कंप्लीटली कट जाता है, बस 20 का डिफरेंस है, सिर्फ 20 का। तो हमारे पास ये कंप्लीटली 5 टाइम्स नहीं जाएगा, तो 0.49 टाइम्स जाएगा। बेसिकली आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप वहां से इसकी वैल्यू निकाल लेना। बाय आर अप्रोक्सीमेशन इट इज अलाउड नहीं है अब आपका। ठीक, ठीक है, तो देखो अप्रोक्सीमेशन आपने लेना आ गया ना। इट इज इंपॉर्टेंट कि 5 टाइम्स तो नहीं जा रहा था, सिर्फ 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 0.49 ले लेते हैं इसको ना, 5 नहीं ले सकते तो 0.49 में ले लेता हूँ। बाकी आपको एग्जैक्टली बिल्कुल निकालने की जरूरत, रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। तो ये आपके पास आ रहा है 0.49 इंटू 10 की पावर -7। और वेवलेंथ किस में आएगी? मीटर के अंदर। मैंने तीनों पार्ट कराए, एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर भी कुछ डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको वेवलेंथ दे रखी थी, और आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन थी एयर के अंदर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन था। तो सब चीज हमने गिवन में लिख दी। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी कितनी है लाइट की एयर के अंदर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी लाइट की चाहिए एयर के अंदर, तो सी अपॉन लेमडा होगी। सी गिवन है, लेमडा गिवन है, दोनों को आप यहाँ पे डाल के जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4.54 10 की पावर 15 आ जाएगा। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है। तो एक काम करते हैं ना, अगर हमें वाटर के अंदर लाइट की स्पीड चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो गिवन है एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको निकालनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, देन आपको यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर मिलाएगी, दैट इज सेम। अब लास्ट पार्ट ना आप में से किसी ने पूछा नहीं मेरे से, पर इंपॉर्टेंट था, देखो क्या चीज, ये वाला। अब फर्स्ट पार्ट में जो फ्रीक्वेंसी आई है वो किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में देखो, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, एयर के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी है। और नीचे जब मैंने वेवलेंथ निकाली लाइट की वाटर के अंदर, तो मैंने ऊपर रखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। क्या मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर नहीं रखना चाहिए था? तो इसका, हाँ, यस, ये मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनना। यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ निकालनी है वाटर के अंदर, तो आपने वेलोसिटी रख दी लाइट की वाटर में, वेवलेंथ रख दी वाटर के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी भी तो वाटर वाली लेनी चाहिए थी ना। पर हम फ्रीक्वेंसी कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, जो एयर में थी। इसका रीजन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये चेंज नहीं होती जब तक आपके पास सोर्स सेम है, तो ये चेंज नहीं होगी। और हमारे क्वेश्चन के अंदर सोर्स क्या है बताओ जरा, ऑरेंज लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है। तो क्योंकि लाइट का कलर ऑरेंज ही है हर एक केस में, चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही एक तरीके से, तो सोर्स जो है जिससे ऑरेंज लाइट निकल रही है वो भी कहीं चेंज नहीं हो रहा। और अगर सोर्स चेंज नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ये सोर्स पे डिपेंड करती है। तो जब तक सोर्स सेम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इस वजह से दोनों केस के अंदर मैंने सेम फ्रीक्वेंसी ली है। फर्स्ट पार्ट में जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको मैंने लास्ट पार्ट में ले लिया, एंड यहाँ से वेवलेंथ निकाल दी वाटर के अंदर। अब इनमें से कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, कौन सा पार्ट रिपीट करूं, ये आ गया क्लियर? आप लोग भी बताओ। है ना, देखो थोड़ा थोड़ा तो डाउट रहता है माइंड में, जब तक क्वेश्चन आप अपने हाथ से नहीं करोगे इसको पूरे को लिख के, तब तक नहीं होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और एक बार घर में अपने हाथ से खुद ट्राई करना, ठीक है, सारी कैलकुलेशन वगैरह, देने क्लियर हो जाएगा आपको एक बार। चलिए, शैल आई इरेज दिस क्वेश्चन नाउ, आगे बढ़े। चलो, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब बनाता हूँ, देखो दिस इज अ ग्लास स्लैब, ओके। और कह रहा है कि अ ग्लास स्लैब 5 सेंटीमीटर थिक, तो इसकी जो थिकनेस आपको दे रखी है दिस इज 5 सेंटीमीटर, एंड आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 30 डिग्री। तो आपको एक रे बनानी है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, देखना जरा कुछ इस टाइप से। सो एक रे मैंने बनाई है। अब अगर 30 डिग्री मार्क करना है तो यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल। तो नॉर्मल आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे लाइक दिस, एंड इस एंगल को आपको मार्क क्या करना है, 30 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ बनता है इंसिडेंट रे का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस डायग्राम में आपको इमर्जेंट रे बनानी है, रिफ्रैक्टेड रे बनानी है। तो आप बताओ आपकी रे को एक्चुअल में कैसे पास करना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट बिकॉज इनिशियली वो ग्लास के बाहर से आ रही है, एयर से आ रही होगी नो डाउट, और किसके अंदर एंटर कर रही है, ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, क्योंकि ग्लास स्लैब ग्लास का होगा। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब वो इस टाइप से बेंड हो गई नॉर्मल के टुवर्ड्स। तो ये जो एंगल बना है ना, दिस एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई आपसे पूछे ये वाला एंगल कौन सा है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। अच्छा, ये एंगल आर कितना होगा, ये एंगल आर कितना होगा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। फिलहाल आगे बात करते हैं। अब इस लाइट रे का पाथ क्या होना चाहिए था, इट शुड गो स्ट्रेट। पर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल विल बी लाइक दिस। तो लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से अवे बेंड होगी, क्योंकि अब वो ग्लास के अंदर है और ग्लास से वो एयर में आ रही है, तो जब ग्लास से एयर में आएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी लाइक दिस। सो आपको एरोज बनाने हैं कि कहां से कहां लाइट पास कर रही है। अब आपका सवाल आएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना, तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ जरा मेरे को आपको कि आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या वो ये नहीं होता, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसका ना नाम मैंने आपको नहीं बताया है ना, तो आप इसका नाम लिख लेना, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ बोलो रिफ्रैक्शन का, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सो हो सकता है आपके स्कूल में आ जाए कि राइट स्नेल्स लॉ, तो आपको ये लिखना है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारी लाइट रे जो है ना वो किस मीडियम में एंटर कर रही है, वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा आपको, ग्लास का मिलेगा। और किधर से आ रही थी, वो एयर से एंटर कर रही है, तो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, एयर के रेस्पेक्ट में।
सो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपको दे रखी है ना, कि आपको एंगल आई दे रखा है, यस इट इज गिवन 30 डिग्री। तो आई की जगह पे हम लोग 30 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री न्यूमिनेटर में, साइन ऑफ आर डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या गिवन है हमें, देखो ये दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो बाय डिफॉल्ट एयर के रेस्पेक्ट में होगा, इट इज 1.5। सो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, साइन 30 कितना होता है, याद है 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। एंड हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, साइन आर इज इक्वल टू 1.5। अब साइन आर को राइट में ले जाओ, 1.5 को डिवाइड में ले आओ, तो 1/2 इंटू 1.5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आर के। एंड ट्वाइस करोगे, 1.5 का डबल करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, तो इट इज इक्वल टू साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 1/3। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि जब साइन 19.5 डिग्री लेते हैं हम लोग, तब इसका आंसर कितना मिलता है, 1/3। और हमें दे रखा है कि हमारे पास साइन आर जो है वो 1/3 है। तो किस आर की वैल्यू के लिए 1/3 वैल्यू आती है साइन के अंदर, तो जब साइन के अंदर 19.5 डिग्री होता है तो 1/3 आता है। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 19.5। सो यहां से मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं, दैट आर मस्ट बी इक्वल टू 19.5 डिग्री। जब आर 19.5 होगा इसकी वैल्यू, तो सॉल्व करके कितना आएगा आंसर, 1/3 आएगा। देखो तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला, 19.5 डिग्री। मतलब जहां मैंने एंगल आर लिखा है ना फिगर के अंदर, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। कितना एंगल लिखोगे यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे इट इज 19.5 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा, 19.5 डिग्री। अब स्पेशल बात पता क्या है, कि ये जो नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो होगा ये भी 19.5 डिग्री होगा, ये भी 19.5 डिग्री होगा। और जितने एंगल से ये हमारी जो रे है वो बाहर निकलेगी, दिस एंगल, ये वाला एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, बताओ क्या इतनी बात क्लियर है, कि आपको समझ है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे ड्रॉ करा। आपने आई बना दोगे पर आर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एंगल आर निकालने के लिए मैंने करा कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, की दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको एक सरफेस स्टेप से दे रखा है, अपर साइड एयर है एंड लोअर साइड ग्लास है, एंड आपको दो रेज दे रखी है यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज योर द रेड लाइट, इट इज ऑफ रेड कलर, and the second one is your violet color. So this one is your violet color, so this is violet and this is your red color, right। दोनों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सेम है, जितने मतलब दोनों रेस पैरेलल आ रही हैं, इट इज गिवन लाइक दिस। सो अब आपके पास 1 2 3 तीन पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन। आपने देखा क्या क्वेश्चन है, आपको दो रेस गिवन है, एक रेड कलर की रे है एक वॉयलेट रे है, दोनों रेस पैरेलल आ रही हैं, ये चीज गिवन है। तो आपसे तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, हाउ डू स्पीड डिफर्स इन ग्लास, ग्लास के अंदर आने के बाद दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस होगा। सेकेंड पार्ट, आर टू रिफ्रैक्टेड रेस पैरेलल, क्या जो रिफ्रैक्टेड रे बनेंगी क्या दोनों रेस पैरेलल होंगी। एंड थर्ड पार्ट पूछ रहा है आपसे कि हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिफर्स फ्रॉम इन टू रेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के अंदर दोनों रेस के लिए कैसे डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करके बताता हूं आपको। देखो देखो देखो, इस क्वेश्चन में ना कुछ डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ रेस गिवन है पैरेलल। तो क्या करो ना, सबसे पहला काम ना नॉर्मल बनाओ, सबसे पहला काम नॉर्मल। कहां पे बनाना है, जहां पे रेज स्ट्राइक कर रही है ना वहां पे नॉर्मल बनाओ हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना आपसे। सबसे पहला काम क्या होता है, जस्ट ड्रॉ नॉर्मल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद करो। मैंने आपको ये बताया था कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। और जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो आपको पता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम बेंड होती है, वो बेंड नहीं होती, एक तरीके से बहुत कम बेंड होती है। सो इस चीज को मैं लिख देता हूं, काफी की पॉइंट है और मैं अभी बता रहा हूं इस चीज को, कि देखो क्या बोला मैंने, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है,
सो इसमें जो बेंडिंग होती है रे की, मतलब बेंडिंग जो होती है रे की, वो सबसे कम होती है। बेंडिंग सबसे लीस्ट होगी। और अगर बेंडिंग सबसे कम होगी तो जो इसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड जो होगी इस रे की, वो सबसे ज्यादा होगी। उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट है ना, आप ध्यान रखो। इससे आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अक्सर ये तीनों पॉइंट काफी आपस में रिलेटेड है। क्या बताया? फिर से सुनो। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब उसकी वेव बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, डेफिनेटली वो ज्यादा होगी। तभी तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पा रही है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अगर वो दूर तक जा पा रही है, इसका मतलब जब वो एयर से ग्लास में आ रही थी, तो उसकी जो बेंडिंग थी वो सबसे लीस्ट थी, सबसे कम बेंड हुई होगी वो। तभी तो एक तरीके से हमारे पास वो स्ट्रेट पास हो गई। क्या आपको ये तीनों बातें आपस में रिलेटेड लग रही हैं? पहले बताओ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या वो बेंड होना चाहेगी इतना इजीली? नहीं। तो उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी। तो अगर मैं दोनों रेस बनाऊं, तो देखो रेड रे को अगर मैं बेंड करता हुआ दिखाऊंगा ओरिजिनल पास से, तो थोड़ी इस टाइप से बेंड होगी। मतलब बेंड हुई है नो डाउट, पर थोड़ी कम बेंड हुई है। और जब मैं वॉयलेट को बनाऊंगा, तो वॉयलेट रेड वाले से ज्यादा बेंड होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। वेवलेंथ कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी और बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी। क्लियर है बात? ये दो चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद बोलो। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन की एंगल में क्या फर्क आएगा? हाँ लिख सकते हो। देखो आप खुद देखो। जो लाइट रे कम डेविएट होगी, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है ना। इन दोनों में से किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है? रेड वाले का। वॉयलेट का कम है। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? राइट। इतनी चीजें। डेविएशन ज्यादा कैसे हुआ? अपने पाथ से कोई हाँ बोलो। रेड कलर डेविएशन रेड कलर मैक्सिमम डेविएट होता है? नहीं, ऐसा कब? देखो आप ये बताओ, आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट हो गई, कौन सा कलर है जो सबसे दूर से दिख जाता है? रेड कलर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से भी दिख जाएगा। सारे जो सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो ट्रेन के ऊपर बने होते हैं, वो क्रॉस भी जो बना होता है, वो किससे बना होता है? रेड कलर से बना होता है ना। रीजन क्या है? उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वो सबसे कम बेंड होगा ना। तभी तो बहुत डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा। हाँ। तो ठीक है, ठीक है, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। तो जितना कम डेविएशन होगा ना, किसका कम डेविएशन है? कौन अपने पास से सबसे कम बेंड हुई? रेड वाली। तो रेड का डेविएशन सबसे कम है। तो लिख देंगे यहाँ पे डेविएशन भी कम होगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो बस ये डेविएशन इज लीस्ट। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में कैसे ना कैसे करके स्टोर कर लो कि वेवलेंथ ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, बेंडिंग सबसे लीस्ट, रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा, डेविएशन कम। तो देखो, लैम्डा ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है और रिफ्रैक्शन ज्यादा है। बाकी बेंडिंग सबसे कम है और डेविएशन सबसे कम है। चलो, अब इनके आंसर दे दो जरा, जो जो पार्ट पूछे गए थे कि दोनों की स्पीड कैसे डिफरेंट होगी। तो किसकी स्पीड अलग होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो आप बोलोगे रेड कलर की वेलोसिटी, रेड कलर विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, विल हैव मोर वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी देन वॉयलेट। सेकेंड पार्ट, आर टू रिफ्रैक्टेड रेस पैरेलल? क्या दोनों रेस पैरेलल होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों का डेविएशन अलग अलग है। सो लिखोगे नो, दीज रेज आर नॉट पैरेलल, दीज रेज आर नॉट पैरेलल, या बोलो दीज रेज आर इंटरसेक्टिंग, वो भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ, हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिफर्स इन टू रेज? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफर करेगा?
तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना क्या बताता है, थोड़ा सा इस चीज को फील करने का ट्राई करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होता है, किसका रेशो होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का, या ये रेशो होता है वेलोसिटी। अगर मैं वाटर का चाहिए तो एयर की वेलोसिटी ऊपर आती है और वाटर में लाइट की वेलोसिटी नीचे आती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि एयर के कंपैरिजन में वाटर की वेलोसिटी कितनी ज्यादा कम या ज्यादा हुई। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, उस मीडियम के अंदर लाइट रे उतनी स्लो हो जाती है या उतनी ज्यादा बेंड हो जाती है। दोबारा से बोलता हूं सुनो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उस मीडियम के अंदर लाइट रे क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा बेंड हो जाती है। आप बोलोगे हम ध्यान कैसे रखें इसको, तो ध्यान रखने का बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो एयर के अंदर बेंडिंग होती है लाइट की, नहीं होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब जो ग्लास होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपने देखा होगा, काफी क्वेश्चन में लिखा है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1.5 होता है ग्लास का। मतलब ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। एंड इसके बाद लास्ट में, अगर आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो वो मेरे ख्याल से 2.3 या ऐसी कुछ होता है। तो ये 1 से तो काफी ज्यादा है ना। तो डायमंड के अंदर जो रिफ्रैक्शन होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा एक तरीके से, और सबसे ज्यादा लाइट रे बेंड हो जाएगी, क्योंकि उसने लाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया। दैट मीन्स अगर मैं यहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट भी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जैसे रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी तो इसकी बेंडिंग सबसे लीस्ट थी, सबसे कम बेंड हुआ है। इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, एक तरीके से कम हो जाता है। मतलब रेड वाली रे के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये लेस होगा, कम हो जाएगा। पर वॉयलेट वाली रे के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मोर बेंडिंग होगी। बस ये, अगर आपने दो वर्ड लाइनें ध्यान रख दी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग। तो ज्यादा बेंडिंग किस वाली रेखा हो रही है, वॉयलेट की हो रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा क्यों लिखा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा था। पहला पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया आपको, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यह भी बताता है कि एयर के रेस्पेक्ट में या किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में कोई लाइट रे कितनी फास्ट या कितनी स्लो हो गई, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, क्योंकि ये वेलोसिटी का रेशियो होता है कि एयर की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी एयर में जो है, आप उससे कंपेयर कर रहे हो कि वाटर में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। जब कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा ना 2.3 टाइम्स कम हो गई कि कितने टाइम्स कम हो गई। तो ये उस चीज को इंडिकेट भी करता है। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमारे पास ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये दोनों बॉक्स ही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट की बिल्कुल भी नहीं है जरूरत, ठीक है। सो जो थर्ड पार्ट का आंसर है सी वाले का, वो मैंने यहां लिख रखा है, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ सी वाला पार्ट। चलो, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। चलो, कुछ आपने 3 क्वेश्चन करे पर तीनों में देखो अलग अलग लॉजिक यूज हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, उससे एक नया लॉजिक बताऊंगा, देन वी आर डन विद द क्वेश्चंस पार्ट। चलिए, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपको ये वापस से ग्लास स्लैब दे रखा है, लाइक दिस इज अ ग्लास स्लैब। एंड आपको बता रखा है कि इस सरफेस से आपको सिल्वर कर दिया गया है, सिल्वर्ड। सिल्वर मतलब क्या हो गया, सिल्वरिंग कर दी। जिस तरफ से सिल्वर कर देते हो इस तरफ से अब लाइट रे पास नहीं कर पाती है, सिल्वर करने का ये फायदा होता है। तो आपने सिल्वर्ड सरफेस है बेसिकली। अब ना फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, और आपके पास एक लाइट रे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर रखी है, दिस इज अ लाइट रे, इंसिडेंट रे। पहला पूछ रखा है ड्रॉ, ड्रॉ पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी
images are seen, एंड एक थर्ड पॉइंट जो होगा वो बोनस पॉइंट होगा, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। अब सुनो, सबसे पहले आपको एक रे ऑफ लाइट दे देगा, जैसे आपको यहाँ पे रे ऑफ लाइट कौन सी दे रखी है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। आपको पूछा है कि पाथ बताना है रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे का। इस क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टेड रे भी बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे भी बतानी है। याद करो पहला दिन मैंने क्या बोला था, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो तीन फिनोमिना एक साथ होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे भी बनाओ और रिफ्लेक्टेड रे भी बनाओ, दोनों बनाओ। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इस रे को ना, थोड़ा कॉर्नर में बनाता हूँ लाइक दिस। चलिए शुरू करते हैं। चलो दक्ष, दक्ष बताओ सबसे पहला काम क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, दिस इज योर नॉर्मल रे। फिर आपको लाइट रे को पास कराना है। एक्चुअल में जाना स्ट्रेट चाहिए था, पर ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल के टुवर्ड्स। तो देखो नॉर्मल के टुवर्ड्स ये बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद ये भी ग्लास में ट्रेवल कर रही थी एंड अभी एयर में जा रही है, तो जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। वर्ड है ना, सिल्वर्ड होगा तो पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये पास नहीं हो पाएगी ना, रिक्वायरमेंट नहीं है नॉर्मल बनाने की। रिक्वायरमेंट तो देखो है नॉर्मल बनाने की, अभी देखना क्यों। उसने कहा था रिफ्रैक्टेड रे बनानी है, रिफ्लेक्टेड भी बनानी है, तो देखो रिफ्रैक्टेड रे तो अपने बना दी। अब रिफ्लेक्टेड रे कौन बनाएगा, ये भी बना देता हूं देखो मैं। तो अगर ये एंगल आई से पड़ रही है तो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो जितना एंगल आई होता है उतना एंगल आर होता है, दिस इज लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो इस वाले पॉइंट पे टकरा रही है, तो ये इससे पार मतलब इससे बेसिकली पास आउट तो नहीं हो पाएगी, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी के अंदर लाइक दिस। अब क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे वो इस मीडियम पे पहुंचेगी तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था लाइक दिस, पर ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो अब इसमें नॉर्मल बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, बिना नॉर्मल के काम नहीं चलाना आपको कभी भी। तो नॉर्मल से अवे बेंड होना मतलब कैसे बेंड होगी, स्ट्रेट ना जाके नॉर्मल से अवे लाइक दिस। सो लेट ड्रॉ इट विद अ ग्रीन रे। ग्रीन रे इंडिकेट्स द रिफ्लेक्टेड रे, इट इज रिफ्लेक्टेड रे ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से बना देते हैं। नाउ अगेन हमारी कुछ लाइट रे अंदर रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि दोनों रेज होनी चाहिए एक साथ ही। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आई और एंगल आर सेम होंगे यहाँ पे। देन अगेन इस वाले पॉइंट पे आपको फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन हमारी रे अगेन फिर पास करेगी लाइक दिस। एंड देन हमारी रे इस बार तो कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आप नॉर्मल बना सकते हो, जस्ट टू इंडिकेट हाउ द रे बेंड्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, ऐसे हम कितनी बार बनाएं, कब तक हम इसको बनाएं। तो मैं बोलूंगा जब तक आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक आप बनाओगे। अगर मैंने ग्लास स्लैब को इतनी लेंथ का लिया है और मैं इस रे को कंसीडर कर रहा हूँ विद सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप इसको इस टाइप से बनाओगे जब तक ये खत्म नहीं होगा, राइट। छोटा बनाओगे तो हो सकता है वो एक में खत्म हो जाए, बड़ा बनाओगे तो हो सकता है तीन चार और बन जाए, तो डिपेंड करेगा बेसिकली। बोलो। बेसिकली it doesn't depend, because there are a lot of rays ना, there are infinite number of rays which are coming and they have given us the one ray। बेसिकली आपके जो बुक में क्वेश्चन भी है उसमें गिवन नहीं है, सो वहां पे आपको अपनी मर्जी से बनाना है, कम से कम 2-3 रेस को तो दिखाओ। वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने नहीं बताया आपको, कि ड्रॉ एटलीस्ट 2 रेस, वहां पे ऐसे लिखा था कि कम से कम 2 रेस तो बनाओ। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, कम से कम मैंने को 2 बनानी थी, और उसके बाद मैक्सिमम कितनी भी बन सकती हैं। ठीक, क्लियर, ओके, लेट मी फिक्स इट। क्या ये ब्लर है कि ठीक है बताओ, राइट, इट्स ओके। नाउ देखो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका, हमने रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे बना दी। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी इमेजेस आर सीन, कितनी इमेजेस बनेंगे।
क्योंकि हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, हमने कम से कम दो तो बनाई है, पर ऐसे भी हो सकता है ऐसी हमारे पास हजारों बार ऐसे रिफ्लेक्ट करे इंटरनली, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि इंसिडेंस एंगल कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और कितनी इसकी लेंथ है। उस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी रेज आएंगी, पर हमें गिवन नहीं है। बस वहां पे क्वेश्चन में लिखा था कि एटलीस्ट 2 रेज तो बनानी है, तो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो किसी बच्चे ने अगर मैक्सिमम 10 बना दी, सो उसके लिए वहां पे 10 इमेजेस बन सकती हैं। किसी ने 20 बना दी तो 20 इमेजेस बन सकती हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है ना। तो जब ऐसा केस आएगा जिसमें आपको ये नहीं पता कि कितनी लेंथ है और कितनी रेस इंटरनली बन रही है, तो आप इसका आंसर हमेशा दोगे इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस। कितनी इमेजेस बनेंगी? इन्फानाइट नंबर, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितनी बार रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, या तो क्वेश्चन में गिवन दे वो कि 2 बार ही बनाना है। इस पार्ट का आंसर आपको समझ में आना चाहिए मैंने कैसे दिया। मैंने कहा हमें नहीं पता कि मैक्सिमम कितनी रेज बनेंगी, तो आप बोलोगे इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। एंड लास्ट, लास्ट पार्ट, बोनस पार्ट में क्या बता रहा हूं, देखो आपके पास हो सकता है कि मान लो दो ही, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही रेज बन रही है। देखो एक तो ये वाले पॉइंट पे, मतलब दो इमेजेस बन रही है, एक तो इस पॉइंट पे बनेंगी इमेजेस, एंड एक इस पॉइंट पे बन जाएगी इमेज बी। सो ए और बी में से किस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी, सबसे चमकदार किस वाले केस में होगी। तो फर्स्ट बार जब वो रिफ्लेक्ट करती है, फर्स्ट बार जब रिफ्लेक्शन होता है उसका इंटरनली, तो उस केस में सबसे शार्प इमेज बनती है। नहीं नहीं, बी में ही नहीं बनेगी, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनेगी ए में। सबसे पहली बार जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तब सबसे ब्राइट इमेज बनेगी, विल बी ऑब्टेन्ड एट ए। तो ये नया पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए। और ये वाला क्वेश्चन भी नया था जहां पे आपको दोनों टाइप की रेस बनानी थी। ऑब्टेन्ड एट ए, क्लियर है? बताओ ये वाला पॉइंट, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, बोलो। रीजन ये होता है कि सिंस फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन अमंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इज ब्राइटेस्ट। अच्छा, यहाँ पे रीजन आप ऐसे समझो, देखो आपकी जो लाइट रे है ना, एक्चुअल में फोटॉन्स हैं, वो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। अब जब वो पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे सरफेस के ऊपर, तो जितना ज्यादा लाइट रे आगे जाएगी, तो लाइट रे जो है वो दो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है ना, कभी उसका रिफ्रैक्शन हो जाए, कभी रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो जितनी लाइट रे आगे बढ़ती है उतने वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करती रहती है, जिसकी वजह से जो फोटॉन्स हैं जो वापस से किसी एक सरफेस पे पड़ने चाहिए, उनका नंबर कम हो जाता है। जैसे मान लो इनिशियली यहाँ पे 100 फोटॉन्स पड़ रहे थे, 100 लाइट रे पड़ रही हैं, 100 फोटॉन्स पड़ रहे हैं। सो जब वो इस पॉइंट पे पहुंच, जब वो वापस से बी वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, तो अब वो 100 नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुछ लाइट रे बाहर भी निकल जाएगी, तो उसके नंबर्स हमेशा कम हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे सबसे ब्राइटेस्ट बनेगी। क्लियर? चलो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको मैं स्टार्ट कर सकता हूं? वी कैन डू दैट। चलिए, अब हमारा ना, पता है हमने काफी कुछ कर लिया, पता है हमने ग्लास स्लैब पढ़ लिया, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने लॉस पढ़ लिए रिफ्रैक्शन के। अब क्यों ना स्टार्ट करा जाए प्रिज्म वाला टॉपिक, है ना। ग्लास स्लैब के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, दैट इज ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाए, पहले प्रिज्म क्या होता है। देखो, प्रिज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिंस बोल रहा हूं मैं भी, बताओ। प्रिज्म, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब कैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है? विच इज बाउंडेड बाय 5 सरफेसेस। ये 5 सरफेस से बाउंड होता है, बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस। 5 प्लेन सरफेसेस होंगे जिससे बाउंड होगा, एंड ऑल दी सरफेसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड मेड बाय ग्लास, ग्लास के बने होंगे। और जो इनका क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, विद क्रॉस सेक्शन एज ट्राइंगुलर, क्रॉस सेक्शन एज ट्राइंगल, ट्राइंगुलर। अच्छा, ड्रॉ कैसे करें? कई बार हमें ड्रॉ करना नहीं आता। देखो ड्रॉ ऐसे करते हैं प्रिज्म को,
पहले मैं 3D में ड्रॉ करूंगा, फिर 2D में ड्रॉ करूंगा। हमारी सारी कैलकुलेशन 2D में करते हैं हम लोग। देखो 3D में क्या करना, सबसे पहले आप दो ट्राइंगल्स बनाना। पहले एक ट्राइंगल इस टाइप से बनाना, और एक ट्राइंगल आप इसके जस्ट बगल में बनाना, ठीक है। एक ट्राइंगल आप इसके जस्ट इसके पास बना लो, लाइक दिस, और थोड़ा ऊपर बनाना। फिर आप इन सारे एजेस को ज्वाइन कर देना। तो ये आपके पास बन गया एक प्रिज्म। इस प्रिज्म के अंदर हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली टर्म, हमारे पास ये जो एंगल देख रहे हो, दिस एंगल, ये ट्राइंगल वाले शेप का, तो ये जो एंगल होता है इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद हमारे पास ये जो आप देख रहे हो, ये वाली साइड हमारे पास कौन कौन, पहले नेम कर देता हूं जरा इनका। ए बी सी डी ई एफ। सो ए बी सी हमारे पास यहाँ पे रेज हो गई। तो हमारे पास ये जो ए बी है और ये जो ए सी है, दिस ए बी एंड दिस ए सी, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग रेज, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ए बी ई डी, ए बी ई डी देख रहे हो आप कौन सा सरफेस है, साइड वाला। एंड ए सी एफ डी कौन सा सरफेस है, बैक वाला। सो ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी आर, इनको बोलता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा? बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी से इसलिए बता रहा हूँ। एंगल ऑफ प्रिज्म इंपॉर्टेंट है जो बनता है। बाकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब लाइट रे किस जगह से पड़ रही है, देखो लाइट रे इस साइड से पड़ेगी तो ये वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाएगा। देन लाइट रे इसके अपोजिट वाले फेस से बाहर निकलेगी तो वो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाएगा। सो आपको जो दो सरफेस दिख रहे हैं, ए बी ई डी एंड ए डी एफ सी, ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये जो याली एज देख रहे हो आप, ए डी, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक एज है। तो एडी को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। और इसका बेस कौन सा है, बताओ जरा वर्तिका, बेस कौन सा होगा इस प्रिज्म का? व्हाट इज बेस ऑफ दिस प्रिज्म? EBFC will be the base, right? So EBFC will be your base of prism. So ये कुछ टर्म्स थी, मैंने आपको बता दी। अब पता है क्या है, ये 3D में है। 3D में रेज बनाना फिर एंगल मार्क करना काफी डिफिकल्ट है। एक काम करते हैं, इस प्रिज्म का टॉप व्यू लेते हैं, मतलब ABC वाली साइड से मैं टॉप से देखूंगा इसको। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है।